हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बिल्डिंग ड्राइंग में प्रिंसिपल के बारे में जाने थे। आज के लेक्चर में हम लोग बाय लॉ के बारे में जानेंगे। जो बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं उसका एक आपका बाय लॉ है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे रूम का साइज कितना होना चाहिए, आपका वेंटिलेटर कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में जानेंगे। बिल्डिंग बाय लॉ क्या है आपका, इसके बारे में जानेंगे। बिल्डिंग बाय लॉ क्या है, आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए आपको कुछ लॉ प्रोवाइड किया है, कुछ कानून प्रोवाइड किया है। उसी कानून से आपको रूम का डिजाइन करना है, आपका बिल्टअप एरिया देना है, आपका जो लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए जो आपको रूम में प्रोवाइड करते हैं वो आपको क्या करना है, बाय लॉ के हिसाब देना। कुछ आपके पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज कवर बाय लॉ आर्स अंडर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी बिल्डिंग का एक्टिविटी होगा, जो भी आप बिल्डिंग में आप रूम बनाओगे, जो भी आप डाइनिंग हॉल वगैरह प्रोवाइड कराओगे, तो उसके जो गुण होंगे उसके जो गुण होंगे, रूम का जो कोई आपका गुण होगा, जो एस्पेक्ट होगा, ठीक है, उसके कुछ रूल होंगे। उसी रूल को आपको बाय लॉ में लिखा गया है। बाय लॉ के हिसाब से हमको सारा चीज प्रोवाइड करना है। जैसे कि पहला लॉ क्या कहता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन हो, जो आप बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन से आपका डिस्टेंस पे होना चाहिए। बाय लॉ में लिखा हुआ है, बाय लॉ के हिसाब से जो आपका बिल्डिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी लाइन से डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका बिल्टअप एरिया रहेगा उसका कुछ लिमिटेशन होना चाहिए, वो भी आपका बाय लॉ में लिखा गया। आगे आपको बताएंगे सबका बिल्टअप एरिया क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसके बाद आपका रूम का साइज कितना होना चाहिए, आगे सब लिखा हुआ बाय लॉ के हिसाब से। ये आपका 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, नॉर्म्स रिलेटेड टू हाइट और साइज ऑफ रूम। ठीक, रूम का क्या साइज देंगे, रूम का हाइट क्या देंगे, ये सब आपको बाय लॉ के हिसाब से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाय लॉ के हिसाब से आपका रूम का जो वेंटिलेशन है वो कितना हाइट पे होना चाहिए, आपका लाइटिंग का इफेक्ट क्या है रूम में, वो आपको बाय लॉ के हिसाब से डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग का जो सर्विस वगैरह है वो कैसा है, वो भी आपको बाय लॉ के हिसाब से डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। इससे इलेक्ट्रिसिटी लाइन कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, उसके बाद बिल्टअप एरिया का लिमिटेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके हम इन 5 पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या था आपका, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी लाइन। जो आप बिल्डिंग बना रहे हो, मान लो उससे आपके बिल्डिंग के बगल से, मान लो ये आप बिल्डिंग बना रहे हो, ये आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, यहाँ से मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइन पास कर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन से आपका बिल्डिंग का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको बाय लॉ में लिखा गया है, उस हिसाब से आपको बिल्डिंग को रिपेयर करना है, बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, टेबल दिया हुआ है आपको। देखिए एक आपको टेबल दिया गया है, ये टेबल आपको दिया गया है अच्छे से। इस टेबल को हम लोग देखेंगे। पहला में आपका दिया गया सीरियल नंबर दिया गया, पहला आपका सीरियल नंबर दिया गया है, ये आपका सीरियल नंबर दिया गया है। ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर दिया गया है। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 टोटल 4 टाइप के आपको टाइप्स ऑफ हेडलाइन दिए हुए हैं। दूसरा में सीरियल नंबर के बाद क्या दिया है, टाइप्स ऑफ ओवर हेडलाइन। तीसरा में क्या दिया है, या तो वर्टिकली डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या आपका हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज के बारे में आपको दिया गया है। तो पहला देखो क्या है आपका, पहला इस अगर मान लो वोल्टेज लाइन जो है आपका, वो आपका लो है या फिर आपका मीडियम है, ठीक, या फिर आपका सर्विस लाइन प्रोवाइड किया हुआ है, उस कंडीशन में जो आपका बिल्डिंग का डिस्टेंस रहेगा, इस लाइन से जो डिस्टेंस रहेगा वर्टिकली जो होगा, वर्टिकली हाइट वो आपका 2.5 मीटर होना चाहिए। और हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस इस लाइन से, मान लो ये इस लाइन से जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1.2 मीटर होना ही चाहिए। ठीक है, इससे अगर आप कम देते हैं, तो आपको नुकसान होगा काफी ज्यादा। ठीक है, तो इतना मिनिमम आपको इतना प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है, अगर मान लो कोई हाई वोल्टेज लाइन आपके पास हो रहा है, आपका जो बिल्डिंग बनाया हो, मान लो ये लाइन आपका कैसा है, हाई वोल्टेज
हाई वोल्टेज लाइन पास कर रहा है, ठीक है, जिसमें इंक्लूड मान लो जिससे आप गाँव घर में भी देखते होंगे, अपने शहर में भी देखते होंगे, जिसमें मान लो कि यहाँ से 11,000 वोल्ट का वायर पास किया गया है, ठीक है, 11,000 वोल्ट का वायर पास किया गया है, ठीक है। उस कंडीशन में इसका वर्टिकली डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 3.7 मीटर होना चाहिए, 3.7 मीटर होना चाहिए। उसका हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर होना चाहिए हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लो हाई वोल्टेज लाइन 11,000 वोल्ट से ज़्यादा का आपका इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहा है, मान लो ये 11,000 से ज़्यादा का आपका इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहा है, उस कंडीशन में भी आपका वर्टिकली डिस्टेंस जो होगा आपका वो 3.7 मीटर होना चाहिए। और हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस आप देखो यहाँ पर बढ़ गया, 2 मीटर होना चाहिए, मिनिमम 2 मीटर होना ही चाहिए। आप 2 मीटर से ज़्यादा भी दे सकते हो, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर भी दे सकते हो, बट आपको मिनिमम ही जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस प्रोवाइड करना है वो आपको 2 मीटर ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इंक्लूडिंग 33,000 वोल्ट का जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन जो आपका पास कर रहा है, जो आपका रेलवे वगैरह का जो लाइन रहता है, रेलवे का जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन रहता है, वो काफ़ी आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में देखो आपका वर्टिकल डिस्टेंस 3.7 मीटर होना चाहिए, ठीक है। प्लस में क्या करते हैं हम लोग 0.3 मीटर, और एवरी एडिशन जितना भी एडिशन किया जाएगा वोल्ट का, ठीक है, उतना क्या करेंगे हम लोग हाइट को बढ़ाते जाएंगे, 0.3 मीटर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टली जो होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2.0 मीटर, कहने का 2 मीटर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। उससे अगर मान लो कि 33,000 से ज़्यादा वोल्ट का है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का है, तो वो आपका क्या होना चाहिए, हम लोग उसमें क्या करेंगे 2 मीटर से ज़्यादा ले सकते हैं, 3 मीटर ले सकते हैं, या 0.3 मीटर का हम लोग बढ़ाकर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि लो मीडियम या वोल्टेज लाइन को या सर्विस लाइन हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वर्टिकली डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपको याद रखना होगा कि 2.5 मीटर होता है वर्टिकली डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टली 1.2 मीटर होता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अब देखो बिल्डिंग का जो पार्ट्स होता है, जो डिफरेंट बिल्डिंग का पार्ट होता है, ठीक है, उसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो हैबिटेबल रूम जो आपका है, हैबिटेबल रूम जो है जिसको हम लोग डाइनिंग हॉल भी बोलते हैं, ठीक है, उसका जो हाइट होना चाहिए वो आपका 2.75 मीटर होना चाहिए। जनरली हम लोग जो काम करते हैं हम लोग उसमें फीट में लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा मीटर से इसको फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आप लोग ये याद रखिएगा कि 2.75 मीटर हम लोग हैबिटेबल रूम का हाइट लेते हैं, ठीक। अब देखिए आपका किचन का हाइट वो भी आपका कितना होना चाहिए, 2.75 मीटर होना चाहिए। उसके बाद बाथरूम का जो हाइट होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए, किचन का हाइट इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उसमें खाना वाना बनाते हैं तो गर्म हवा जो आपका पास करते रहे, इसलिए थोड़ा हाइट ज़्यादा देते हैं, ठीक है, ताकि आपका किचन कूल रहे, ठंडा रहे, ठीक है। बाथरूम में हम लोग क्या करते हैं जनरली हाइट थोड़ा कम देते हैं, ठीक है। तो बाथरूम का हाइट जो होगा आपका वो 2.4 मीटर होगा, ठीक है। तो ये सब आपका बाय लॉ के हिसाब से है, ये जितना भी डाटा है आपका वो आपका बाय लॉ के हिसाब से है, ठीक है। ये हम अपने मन से डाटा नहीं दिए, ठीक है, या कोई अपने मन से नहीं दिया, ये आपका बाय लॉ का जो रूल रेगुलेशन है उस रूल रेगुलेशन का सारा डाटा है, इस डाटा को आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो WC का हाइट जो देंगे हम लोग 2.4 मीटर देंगे, ठीक है। प्लिंथ लेवल का जो हम लोग देते हैं, प्लिंथ लेवल जो हम जैसे मान लीजिए ये हमारा बिल्डिंग है, यहाँ पर फाउंडेशन किए, ये मान लो ये फाउंडेशन किए, यहाँ पे जो मान लो कि कॉलम इसको बना रहे हैं, ये जो आपका प्लिंथ हाइट देते हैं, ये आपका प्लिंथ हाइट कॉलम के बाद जस्ट फाउंडेशन के बाद जो हम लोग हाइट देते हैं, छोटा सा हाइट देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल बोलते हैं। इसका जो हाइट होगा वो आपको 30 सेंटीमीटर प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट में आपका है मिनिमम साइज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। मिनिमम साइज मतलब डिफरेंट पार्ट, बिल्डिंग का बहुत सारा पार्ट होगा, ठीक है, उसका मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, मतलब कम से कम साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो
हैबिटेबल रूम का जो होगा साइज, ठीक है, हैबिटेबल रूम का साइज जो बनाओगे आप हैवी, ये आपका मान लो ये आपका बिल्डिंग है, ऐसे समझो ये आपका बिल्डिंग है, आगे जाकर डायग्राम बनाया हुआ है आपका, ये आपका बिल्डिंग है। मान लो किसी यहाँ पे आपका ये डोर है, ये डोर है, ये आपका यहाँ पे बरांडा है, ठीक है, बरांडा से जस्ट सटे हुए आप यहाँ पे हैबिटेबल रूम दे दिए, ये आपका हैबिटेबल रूम है, ठीक है। इसका जो मिनिमम विड्थ होगा, ये जो आप मिनिमम विड्थ दोगे, मिनिमम विड्थ वो आपका 2.4 मीटर होना चाहिए, ठीक है। कितना मिनिमम विड्थ होना चाहिए? 2.4 मीटर होना चाहिए, ठीक। अब देखो मिनिमम जो एरिया होना चाहिए, इसका जो एरिया होगा, ये आपका पूरा जो एरिया दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया होना चाहिए, वो मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? ये मिनिमम एरिया आपका 9.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इतना एरिया आपका हैबिटेबल रूम का होना ही चाहिए, ठीक है, इससे आप कम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो देखो आप ड्राइंग रूम बनाते हो, मान लो ये हैबिटेबल रूम के बाद में हम यहाँ पे मान लो, यहीं पे मान लो अपने ड्राइंग रूम बना दिया, ठीक है, ड्राइंग रूम, ठीक। ये जो आपका ड्राइंग रूम का जो मिनिमम विड्थ होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, हैबिटेबल रूम से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। कितना होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए। तो ड्राइंग रूम का जो मिनिमम विड्थ है आपका, वो आपका 3 मीटर होना चाहिए, ठीक। अब देखो मिनिमम एरिया जो हम लोग ड्राइंग रूम का देंगे कितना देंगे? ये देंगे 11, ये जो का मिनिमम एरिया होगा वो 11 मीटर स्क्वायर होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो स्टडी रूम बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग घर में आप स्टडी रूम वगैरह भी बनाते हैं, उसका विड्थ कितना होना चाहिए? स्टडी रूम का भी विड्थ आपका 2.4 मीटर होना चाहिए, 2.4 मीटर होना चाहिए। और जो उसका मिनिमम एरिया होगा वो अपना 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, इतना आपका एरिया होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है आपका, आगे के टॉपिक में देखते हैं आगे क्या है आपका। अब देखो किचन का जो होगा, किचन रूम जो प्रोवाइड करोगे आप जो किचन प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे मान लो ये आपका बरांडा था, यहाँ पे ये आपका हैबिटेबल रूम था, ये आपका क्या था? ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम था। यहाँ पे मान लीजिए आप किचन प्रोवाइड करेंगे, किचन जो आप प्रोवाइड कीजिएगा उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए? मिनिमम विड्थ आपका किचन का जो होगा वो आपका 1.5 मीटर होना चाहिए, इससे कम विड्थ आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम विड्थ आपका 1.5 मीटर आपका मन है तो आप किचन का विड्थ ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मिनिमम 1.5 मीटर देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो किचन का मिनिमम एरिया होगा, इसका जो मिनिमम एरिया होगा वो आपका कितना होना चाहिए? 5.6, ये जो इसका मिनिमम एरिया होगा वो कितना होगा? 5.6 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो किचन हैविंग सेपरेट स्टोर रूम, किचन के लिए जो मान लो किसी यहाँ पे मान लो कि इसके बगल में जस्ट बगल में यहाँ पे मान लो स्टोर रूम बना दिए, यहाँ पे मान लो आपने क्या किया, एक स्टोर रूम बना दिया, यहाँ पे मान लो एक स्टोर रूम बना दिया, यहाँ पे मान लो एक स्टोर रूम बना दिया, ठीक है। स्टोर रूम का मिनिमम विड्थ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, स्टोर रूम का मिनिमम विड्थ आप दे सकते हो 1.5 मीटर या 2.4 मीटर, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, इसे मिनिमम आपको या तो 1.5 मीटर दीजिए या आपको 2.5 मीटर विड्थ आप दे सकते हैं मिनिमम स्टोर रूम का जो बना हुआ स्टोर किचन के साथ साथ, ठीक है। उसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? 4.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ठीक। अब देखो किचन विद डाइनिंग रूम, किचन के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाइनिंग रूम बनाते हैं, किचन के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाइनिंग रूम बनाते हैं, किचन के साथ जस्ट यहाँ पे मान लो आपका डाइनिंग रूम है, ये आपका क्या है, ये आपका डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम है, ठीक है। तो डाइनिंग रूम का जो आपको विड्थ रहेगा, डाइनिंग रूम का जो आपका विड्थ रहेगा, ये जो विड्थ रहेगा वो कितना होना चाहिए? वो आपका 2.4 मीटर होना चाहिए, ठीक। इसका मिनिमम एरिया 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो सब, ठीक। अब देखते हैं अगला पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या है। अब जो देखो बाथरूम जो देंगे हम लोग, बाथरूम प्रोवाइड करेंगे, वो बाथरूम का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए? ये जो बाथरूम आप प्रोवाइड करेंगे, ये आप मान लो ये आपका बाथरूम है, ठीक है, तो इसका जो मिनिमम विड्थ होना चाहिए 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर, ठीक है।
ये आपको एरिया का दिखा गया है। मिनिमम विड्थ होना चाहिए इसका आपका 1.5 मीटर आपका लेंथ होगा, ये 1.2 मीटर आपका विड्थ होगा। कहने का मतलब ये जो आपका विड्थ है ये 1.2 मीटर होगा और ये जो लेंथ आपका होगा ये आपका 1.5 मीटर होगा। ठीक, अब इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया लेंगे, ये पूरा जो एरिया लेंगे हम लोग वो कितना लेंगे, 1.8 मीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, अब आपका है कंबाइंड बाथरूम का भी कभी बना देते हैं हम लोग, कंबाइंड बाथरूम वगैरह बना देते हैं, उसका मिनिमम विड्थ भी वही रखेंगे। कंबाइंड बाथरूम का भी मिनिमम विड्थ रखेंगे 1.2 मीटर ही रखेंगे और मिनिमम एरिया जो रखेंगे हम लोग ये 1.8 स्क्वायर मीटर रखेंगे। ठीक है, अब देखो WC जो रूम है आपका उसका जो मिनिमम विड्थ रखेंगे हम लोग उसका भी लगभग 1.2 मीटर रखते हैं, उसका जो एरिया रखते हैं उसका 1.1 मीटर स्क्वायर उसका आप एरिया रखते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन ऑफ रूम। आप देखो जो हम रूम प्रोवाइड करते हैं उसमें वेंटिलेशन वगैरह डालते हैं, घर में जनरली आप लोग घर में भी देखते हैं आपको डोर के ऊपर में वेंटिलेशन प्रोवाइड होता है या विंडोज के ऊपर में वेंटिलेशन प्रोवाइड रहता है। ठीक है, तो उसका वो वेंटिलेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो कितने हाइट पे आपका होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, देखो आपका 1/10 ऑफ फ्लोर एरिया इन ड्राई हॉट क्लाइमेट, ड्राई हॉट क्लाइमेट। ठीक है, ड्राई हॉट क्लाइमेट कहने का मतलब जहाँ पे आपका गर्मी वाला मौसम है, गर्मी वाला मौसम है। ठीक है, जहाँ पे आपका गर्मी वाला, जहाँ पे आपका क्या है गर्मी वाला मौसम है वहाँ पे जो हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे मान लो ये आपका रूम है, ये रूम है। ठीक है, ये जो वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करेंगे वो आप फ्लोर एरिया का 1/10 पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो ये आपका फ्लोर एरिया है, आगे बताएंगे फ्लोर एरिया कैसे निकालते हैं। फ्लोर एरिया का 1/10 हम लोग लेते हैं, वेंटिलेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, जहाँ पे मान लो किसी वेट कंडीशन है, जहाँ पे मान लो किसी हमेशा बारिश होती रहती है या ठंडा वाला प्रदेश है। ठीक है, या मान लो किसी आपका घर समुद्री किनारे बना हुआ है, वो आपका कैसा आता है वेट हॉट क्लाइमेट में आता है, तो उस जगह पे हम लोग जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे वो फ्लोर एरिया का 1/7 पार्ट पे प्रोवाइड करेंगे, 1/7 पे हम लोग फ्लोर एरिया प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो आप जो रूम में अपना डोर और विंडो प्रोवाइड करते हो, ठीक है, वो आपका 1/7 का फ्लोर एरिया से आपका कम नहीं होना चाहिए। फ्लोर एरिया क्या होता है, ये जो आपका ये मान लो किसी आपने बिल्डिंग बनाया, आपका रूम है, ये रूम है, रूम है। ठीक है, ये आपका मान लो रूम है, इस रूम का जो आपका फ्लोर एरिया होगा, ये वाला जो फ्लोर एरिया होगा, जो नीचे वाला जो एरिया होगा उसका 1/7 भाग हम लोग पर विंडोज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट में फ्लोर एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे अगले अगले पॉइंट में। अब देखो बिल्टअप एरिया लिमिटेशन में क्या आता है आपका, पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बिल्टअप एरिया या कवर्ड एरिया। क्या लिखा हुआ है, बिल्टअप एरिया या कवर एरिया ऑफ ए बिल्डिंग ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड। ठीक है, जो आपका ये बिल्डिंग बना हुआ है, ये आपका बिल्डिंग बना हुआ है, इसका जो ग्राउंड पे जो एरिया है, जो एरिया आपने कवर किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बिल्टअप एरिया या आप कवर एरिया उसको बोल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका क्या प्लॉट एरिया, जो आपका पूरा प्लॉट एरिया है, मान लो ये आपने प्लॉट खरीदा, ये पूरा आपने प्लॉट खरीदा, ये जो पूरा एरिया आपका है, ये जो पूरा एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्लॉट एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब इस पे क्या किया आपने, आप इस पे क्या किए, आप इस पे मतलब प्लॉट एरिया में से इतने एरिया पे आपने बिल्डिंग को बनाया। ठीक है, ये एरिया आपने छोड़ दिया, पार्किंग के लिए छोड़ दिया मान लो, या फिर गार्डन के लिए छोड़ दिया। तो आपका जो ये बिल्डिंग जो बना है, ये जो बिल्डिंग बना है, इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं बिल्टअप एरिया या कवर एरिया। इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्टअप एरिया या कवर एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो प्लॉट एरिया और बिल्टअप एरिया में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा क्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग प्लॉट एरिया माइनस एरिया ऑफ ओपन स्पेस, जो ये आपका प्लॉट एरिया है, ये जो आपका प्लॉट एरिया है, ये क्या है आपका प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया में से हम लोग क्या करते हैं
ओपन स्पेस का जो एरिया है, ये जो आपको गार्डन के लिए छोड़े हैं, ये जो गार्डन के लिए छोड़े हैं, ये एरिया जो आप गार्डन के लिए छोड़े हैं, इस एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आपका बिल्टअप एरिया चला आएगा। ठीक है, पूरे एरिया में से हम क्या किए, स्पेस वाला जो अपना एरिया था उसको हम लोग हटा दिए, तो ये आपका बिल्टअप एरिया, जितने पे आपने कवर्ड एरिया बिल्डिंग बनाया उस एरिया हम लोग को कैलकुलेट आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, इसको FAR बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लोर एरिया, तो जो आपने कवर्ड एरिया है, जो आपने बिल्डिंग बनाया था, ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो कवर्ड एरिया है, रेड कलर से दिख रहा होगा आपको, ये जो आपका कवर्ड एरिया है, यहाँ पे बिल्डिंग आपने बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट एरिया से डिवाइड कर देंगे। इस एरिया को हम लोग इस प्लॉट एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, कवर्ड एरिया को प्लॉट एरिया से आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपका फ्लोर एरिया का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको पूछेगा कि फ्लोर एरिया किसको बोलते हैं, तो आप वो सीधे बता देंगे जो आपका कवर्ड एरिया है जिसपे हम लोग ने बिल्डिंग बनाया, उसको अगर हम लोग प्लॉट एरिया से डिवाइड कर देंगे वो आपका फ्लोर एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अब देखो आगे में आपको बताया गया है कि कितना कितना हम लोग रूम का साइज क्या लिए हैं, लिविंग रूम का साइज क्या लिए हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ था बायलॉ में, उसके हिसाब से लिविंग एंड गार्डन रूम, जो यहाँ पे हमने लिविंग रूम बनाया है, ये जो आपका लिविंग रूम है, ये मान लो लिविंग रूम है, उसका साइज कितना दिया है, 12 इंटू 24। ये आपका जो लेंथ है ये आपका 24 में है, और ये आपका क्या है 12 में। जनरली ये क्या है, ये डाटा आपका फीट में है। ठीक है, जबकि आपका बायलॉ में क्या दिया था, मीटर में दिया था, जो मीटर में दिया था वो आपका मीटर में दिया था। ठीक है, ये आपका एरिया वैल्यू किस में दिया हुआ है, फीट में दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 इंटू 24 फीट होगा। उसके बाद बाथरूम का जो साइज होगा, ये आपको बाथरूम दिख रहा है, ये आपका वाशरूम का जो साइज है, ये जो वाशरूम का साइज है आपका, वो कितना होना चाहिए, 8 इंटू 12 होना चाहिए। कहने का मतलब ये 8 फीट होना चाहिए विड्थ, और 12 फीट आपका क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, वो आपका बाथरूम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किचन रूम का जो आएगा, ये जो आपका बेडरूम दिख रहा है, ये आपको बेडरूम जो दिख रहा है, ये आपका बेडरूम दिख रहा है, ये बेडरूम का साइज कितना है, 14 फीट आपका क्या होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए, और 12 जो फीट होना चाहिए, 12 फीट वो आपका लेंथ होना चाहिए। ठीक है, ये सब, ये जो आपका ये जो दिया गया है, जो साइज दिया गया है, ये बाय लॉ के हिसाब से दिया गया है। ये जो आपका साइज दिया गया वो आपका बाय लॉ के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, जो किचन का रूम रहेगा, किचन वर्क रूम जो रहेगा उसका 24 इंटू 12 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपको जो भी आप बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें आप जो बाय लॉ के हिसाब से रूम वगैरह प्रोवाइड किया गया उसके हिसाब से आप रूम डाल सकते हैं, या उससे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, बट उससे कम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कुछ डिफरेंस देखेंगे आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग में। कुछ डिफरेंस क्या है, उसका टाइप क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, पब्लिक बिल्डिंग का। ठीक है, उसको हम लोग साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में देखेंगे थोड़ा हम लोग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या है हम लोग का, पहले जैसे मान लो कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, साइट सिलेक्शन, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो करते हैं हम लोग प्लानिंग के लिए, इनके चीज़ों के बारे में। साइट सिलेक्शन के बारे में आपको पहले ही बताया गया था, पहला या दूसरा लेक्चर में बताया गया था। प्लानिंग के बारे में आपको दूसरा लेक्चर में बताया गया था। सिर्फ आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपका क्या आता है, जैसे मान लो कि हाउस है आपका, हाउस कैसा बिल्डिंग है, ये हाउस आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ठीक है, होम कैसा है आपका, होम आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ठीक है, उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, हाउस इज शेल्टर इन विच वुमेन बीइंग लिव, जहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाउस बोलते हैं। होम किसको कहते हैं, होम इज ए हाउस, होम क्या है, एक हाउस का ही पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे फैमिली वगैरह रहते हैं, इंजॉय वगैरह करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। ठीक, अब देखो अगला टाइप क्या है, अगला टाइप आपका कॉटेज है। कॉटेज इसको बोलते हैं, इट इज ए स्मॉल हाउस बिल्ट अप इन ओपन
या फील्ड, मान लो कि से घर से काफ़ी दूर या फार्म हाउस वगैरह पे आपने छोटा सा एक घर बना लिया, वहाँ पे आप रह रहे हो, तो उस टाइप के घर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटेज बोलते हैं। ये आपका एक फ्लोर का या 2 फ्लोर का दोनों हो सकता है, या दोनों दोनों हो सकता है, या आप सिंगल स्टोरी का बनाए या आप 2 स्टोरी का बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपका तीसरा अपार्टमेंट आ जाता है। बड़े बड़े शहर में आपको अपार्टमेंट दिखेगा। ठीक है, ये देखो अपार्टमेंट का आपको डायग्राम दिख रहा है। अब दिल्ली में चले जाओ, बेंगलोर में चले जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज यूजुअली ए सेट ऑफ रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल और टेंसी। ठीक है, तो जो हम लोग रेसिडेंशियल के पर्पस से हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपार्टमेंट कहते हैं। अपार्टमेंट में आपको 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 इस टाइप से आपके रूम बनाए जाते हैं। ठीक है, वो आपका अपार्टमेंट का बड़े बड़े शहर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी दिल्ली वगैरह जाइएगा तो आप देखिएगा अपार्टमेंट कैसा होता है। ठीक है, अब देखो अगला टाइप क्या होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या क्या आता है आपका, डिटैच हाउस आता है आपका, उसके बाद सेमी डिटैच हाउस आता है, रो हाउस आता है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ फ्लैट आता है। ठीक है, उसके बाद डुप्लेक्स टाइप का हाउस आता है। ठीक है, तो देखो डिटैच हाउस आपको दिख रहा होगा। डिटैच हाउस कैसा होता है दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। ये देखो डिटैच हाउस कैसा होता है, इस टाइप का कुछ दिखने को मिलेगा। आप लोग जो पर्सनल घर वगैरह बनाते हो कहीं बाहर जाके, ठीक है, फार्म वगैरह, फार्म हाउस वगैरह में बनाते हो घर, उस टाइप के आपको हाउस को क्या बोलते हैं, डिटैच हाउस बोलते हैं। ठीक है, ये देखो प्रॉपर जो आपका हाउस बना हुआ है, ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, ये आपका डाइनिंग हॉल है। ठीक है, ये आपका किचन है। समझ रहे हो, जो आपका प्रॉपर वे में बना रहता है हाउस, उसको हम लोग डिटैच हाउस कहते हैं। जैसे ये डायग्राम आपको देख रहे हो। ठीक है, डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि डिटैच हाउस किस टाइप होता है। आप लोग का जो घर है वो भी आपका डिटैच हाउस में ही आता है। ठीक है, अब देखो सेमी डिटैच हाउस क्या आएगा आपका। सेमी डिटैच में देखते हैं हम लोग क्या आएगा, देखो सेमी डिटैच में क्या आएगा, ये देखो आपको सेमी डिटैच हाउस को दिखाया गया है। जैसे ये आपका देखो डाइनिंग हॉल है यहाँ पे, ये आपका किचन है। ठीक है, कभी आप दिल्ली वगैरह जाओगे या फिर बेंगलोर वगैरह जाओगे इन फ्यूचर में, तो आप वहाँ पे देखोगे आपको सेमी डिटैच हाउस काफ़ी ज़्यादा बनाया रहता है। ठीक है, ये बीच में वाल है, जिसको फ्लैट वगैरह बोलते हो, फ्लैट बोल सकते हैं। ये मान लो किसी, ये आपका पूरा बिल्डिंग है, इसमें मान लो किसी सेम टाइप का रूम बना रहेगा। ठीक है, इस रूम में जैसा रूम रहेगा, जैसा आपका किचन रहेगा, उसी टाइप का इसमें भी आपका किचन रूम वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, उस टाइप के हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी डिटैच हाउस। ठीक, डुप्लेक्स टाइप का हाउस इसको बोलते हैं। ये देखो डुप्लेक्स टाइप का हाउस दिख रहा होगा, इसमें मान लो कि सिर्फ आपका एक रूम होगा, पर्सनल रूम होगा, एक वाशरूम होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मेंटेन वगैरह किया रहेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा गैदरिंग वगैरह नहीं होती है। इस टाइप के हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स हाउस बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े घर सिटी में लोग, बड़े बड़े लोग बनाते हैं, डुप्लेक्स हाउस बनाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर से दूर बनाते हैं। ठीक है, तो जाओगे कहीं बड़े लोग बन जाओगे तो देखोगे डुप्लेक्स टाइप के हाउस वगैरह में कभी ठहरने का मौका मिलेगा तो देख लेना कभी। ठीक, उसके बाद देखो पब्लिक बिल्डिंग का प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक बिल्डिंग किसको बोलते हैं, उसका टाइप क्या आता है। ठीक है, तो दीज आर द बिल्डिंग अदर देन रेसिडेंशियल, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग को छोड़ के जितना भी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग क्या कहलाएगा, आपका पब्लिक बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग को छोड़ के जो आपका अदर बिल्डिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लो, स्कूल का जो बिल्डिंग है वो आपका पब्लिक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है वो आपका पब्लिक बिल्डिंग है, आपका जो गवर्नमेंट ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है वो भी आपका पब्लिक बिल्डिंग है, पुलिस स्टेशन है वो भी आपका पब्लिक बिल्डिंग ही है। मतलब रेसिडेंशियल हाउस को आप छोड़ के जितने भी टाइप के बिल्डिंग आप देखते हैं वो सब क्या है, आपका पब्लिक बिल्डिंग है। ठीक है, अब देखो एवरी बिल्डिंग हैज इट डाउन स्पेशल करेक्टर, फंक्शन एंड अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब जितने भी बिल्डिंग बनाए जाते हैं उसका अपना स्पेशल करेक्टर होता है, उसका स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, उसका अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो कि आपने पब्लिक बिल्डिंग में स्कूल का बिल्डिंग बनाए, ठीक है, तो उसका स्पेशल करेक्टर है, उसमें बच्चे पढ़ने आएंगे। ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, कॉलेज बिल्डिंग अगर बना हुआ है। ठीक है,
तो उसमें देखो क्या होगा, उसमें फंक्शन क्या होगा, उसमें बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसमें उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसमें टेबल चाहिए आपको, बेंच चाहिए, समझ रहे हो। तो मतलब अलग अलग टाइप के बिल्डिंग में उसका अलग अलग फंक्शन रहेगा और अलग अलग कैरेक्टर रहेगा। जैसे मान लो कि हॉस्पिटल बिल्डिंग आपने बनाया, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनाया, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, उसका स्पेशल कैरेक्टर है, उसमें डॉक्टर रहेंगे, उसमें आपका इलाज करवाने के लिए पेशेंट आएंगे, उसमें नर्सेज रहेंगे, समझ रहे हो। उसमें उसको रिक्वायरमेंट क्या करना है, उसका फंक्शन क्या है, जो भी पेशेंट आएगा उसका इलाज करेगा, अच्छे से देखभाल करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, जैसे आपको बेड की जरूरत पड़ेगी, आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये सब आपका रिक्वायरमेंट में आता है। ऑफिस टाइप के बिल्डिंग में समझिए हो, पुलिस स्टेशन का किस टाइप का बिल्डिंग होता है, ठीक है। जितने भी पब्लिक बिल्डिंग होते हैं उसका अपना अलग अलग एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और उसका फंक्शन अलग होता है, उसका अदर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो ऑल टाइप के पब्लिक बिल्डिंग होते हैं उसका कॉमन अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कॉमन अरेंजमेंट होता है। पहला क्या होगा, सैनिटरी ब्लॉक होगा। जैसे अपने कॉलेज का ही ले लो एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग आते हैं तो रिसेप्शन मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैनिटरी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रेंस मिलेगा, ये आपका रिसेप्शन मिलेगा। उसके बाद पार्किंग मिलेगा, ठीक है, पार्किंग स्पेस रहेगा, गार्गेज रहेगा, साइकिल स्टैंड रहेगा, ठीक है। वॉचमैन के लिए केबिन बना रहता है, जैसे अपना गेट पे ही बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक टेलीफोन वगैरह। जनरली कहने का मतलब जो पब्लिक बिल्डिंग रहता है वो उसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। ये सब चीज आपको पब्लिक हर एक टाइप के पब्लिक बिल्डिंग में आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक पब्लिक बिल्डिंग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। किसी का और कोई डाउट होगा तो वो पर्सनल मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका यूनिट 2 जो है बिल्डिंग ड्राइंग का वो कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।